साथियों नमस्कार, शुभ संध्या। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सुभी क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। आज काफी दिनों बाद साथियों, पूर्व में आपको वायरस से संबंधित संपूर्ण जानकारी दी थी और इस वीडियो में, इस पार्ट में दोस्तों आपके लिए लेकर के आया हूं जीवाणु, बैक्टीरिया, जिससे संबंधित संपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त होगी। तो आज साथियों बहुत ही अच्छा और शानदार वीडियो होने वाला है, बहुत ही शानदार क्लास होने वाली है। तो चलते हैं जीवाणु बैक्टीरिया की ओर, जिसमें आज केवल सामान्य परिचय और सामान्य परिचय में बेहतरीन टॉपिक और बेहतरीन क्वेश्चंस जो बड़े बड़े अच्छे एग्जामों में आते हैं और परीक्षाओं में आते हैं। तो साथियों आज शुरू करते हैं। क्या बैक्टीरिया, जीवाणु और उसके अलावा जीवाणुओं का आकार और अमाप, साइज, इसके बारे में आज जानकारी दोस्तों हम प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले ध्यान दें कि जीवाणु होते क्या है, जीवाणु को डिफाइन कैसे करेंगे, उसकी परिभाषा कैसे देंगे। तो जीवाणु जो होते हैं एक कोशिकीय होते हैं, प्रोकैरियोटिक होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं, कोशिका भित्ति से घिरे व द्विखंडन द्वारा क्या होते हैं, विभाजित होते हैं। क्या मैंने बताया कि प्रोकैरियोटिक क्या होते हैं, प्रोकैरियोटिक एक कोशिकीय, सरलतम सूक्ष्मतम होते हैं और द्विखंडन द्वारा क्या करते हैं, विभाजन करते हैं। तो ये परिभाषा है आपकी कि जीवाणु प्रोकैरियोटिक एक कोशिकीय, सूक्ष्म जीव, कोशिका भित्ति से घिरे द्विखंडन द्वारा क्या करते हैं, विभाजन करते हैं। उन्हें हम क्या कह देते हैं, जीवाणु कह देते हैं। या दूसरी दशा में कह दिया जाए कि प्रोकैरियोटिक एक कोशिकीय सरलतम जो सूक्ष्म जीवधारी होते हैं वो क्या कहलाते हैं, जीवाणु कहलाते हैं, बैक्टीरिया कहलाते हैं। उसके बाद खोज किसने की है, तो एंटोनी वॉन लीवेनहॉक 1676 ने खोज की और क्या कहा, एनिमलक्यूल्स कहा। क्या कहा, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक 1676 ने इन्हें क्या कहा, एनिमलक्यूल्स नाम दिया। जबकि जीवाणु नाम जो दिया है एरनबर्ग ने दिया था। कब दिया, 1829 में एरनबर्ग नामक वैज्ञानिक ने इनको नाम क्या दिया, तो दोस्तों जीवाणु नाम दिया। जबकि लीवेनहॉक ने क्या नाम दिया, एनिमलक्यूल्स नाम दिया। जीवाणुओं के अध्ययन की जो शाखा है जीवाणु विज्ञान कहते हैं, सामान्य सी बात है। तो बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जिस शाखा के अंतर्गत हम दोस्तों जीवाणुओं के बारे में अध्ययन करते हैं, जीवाणुओं के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं या संपूर्ण उनके बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है। लीवेनहॉक को जीवाणु विज्ञान का क्या कहा जाता है, जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जनक कहा जाता है। किसको, लीवेनहॉक को। जीवाणु विज्ञान का क्या कहते हैं दोस्तों, जनक कहते हैं, पितामह कहते हैं, पिता कहा जाता है। किसको, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक को कहा जाता है। जबकि आधुनिक जीवाणु विज्ञान का जनक किसको कहा जाता है, रॉबर्ट कोच को कहा जाता है। किसको कहा जाता है दोस्तों, रॉबर्ट कोच को कहा जाता है। प्रश्न यह बनता है दोस्तों कि रॉबर्ट कोच को आधुनिक जीवाणु विज्ञान का जनक क्यों कहा जाता है। तो जो रॉबर्ट कोच थे 1876 में बैसिलस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु की खोज की थी और जो एंथ्रेक्स रोग के लिए उत्तरदायी है। और ये ऐसा रोग है जो पशु एवं मानव दोनों में होता है। क्या मैं बता रहा हूं, रॉबर्ट कोच को आधुनिक जीवाणु विज्ञान का जनक कहा जाता है। क्यों, 1876 में किसकी खोज की, एक बैक्टीरिया था जिसका नाम था दोस्तों एंथ्रेसिस बैसिलस। ठीक है, रोग कौन सा होता है इससे, तो एंथ्रेक्स नामक रोग होता है। कौन सा रोग होता है, एंथ्रेक्स नामक रोग होता है, जो पशुओं में भी होता है, मानवों में भी होता है। इसलिए रॉबर्ट कोच को आधुनिक जीवाणु विज्ञान का दोस्तों जनक कहा जाता है। उसके बाद जीवाणुओं के लक्षण क्या है, वैसे तो बहुत सारे लक्षण हैं, लेकिन जो मुख्य प्रॉपर लक्षण है मैं उनकी बात करता हूं। सबसे पहला लक्षण है, मैंने जैसा कहा उपरोक्त कि सरल अति सूक्ष्म एक कोशिकीय। यही परिभाषा भी आप दे सकते हैं कि प्रोकैरियोटिक सरल सूक्ष्म एक कोशिकीय जीव होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, बैक्टीरिया कहलाते हैं। ये सर्वव्यापी होते हैं। सर्वव्यापी का मतलब यत्र तत्र सर्वत्र व्याप्त, जल में भी पाए जाते हैं, थल में भी पाए जाते हैं, गर्म झरनों में भी पाए जाते हैं और ठंडे
जगहों पर भी पाए जाते हैं। तो सभी जगह के टेम्परेचर में जो जहां के लिए अनुकूलित है वहीं पर पाया जाता है। अर्थात बैक्टीरिया क्या होते हैं प्रकृति में दोस्तों सर्वव्यापी पाए जाते हैं। उसके बाद कोशिका भित्ति उपस्थित, इसीलिए मैंने यहां पर ब्रैकेट में लिखा है कि कोशिका भित्ति, जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, जबकि कोशिका का पूर्ण रूप से वीडियो पड़ा हुआ है 6, 7, 8 पार्ट्स में संपूर्ण जानकारी दी गई है। अगर आप देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे स्पेशल कोशिका को देख सकते हैं और बहुत ही बेहतरीन कंटेंट में कोशिका की संपूर्ण जानकारी दी गई है, शुरू परिचय से लेकर के और विभाजन तक की संपूर्ण जानकारी दी गई है। तो यहां पर जीवाणुओं के लक्षण में सबसे सरल अति सूक्ष्म एक कोशिकीय होते हैं, वही जीव क्या होते हैं जीवाणु कहलाते हैं। ये प्रकृति में सर्वव्यापी पाए जाते हैं, यत्र तत्र सर्वत्र दोस्तों व्याप्त होते हैं। मैंने कहा चाहे जल हो, थल हो, मिट्टी हो, गर्म झरने हो या बर्फ के ग्लेशियर हो, सभी जगह पर इनकी उपस्थिति पाई जाती है। उसके बाद क्या है कोशिका भित्ति, मैंने कहा जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है, नहीं पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? पादप कोशिका में कोशिका भित्ति की उपस्थिति पाई जाती है। और यहां पर जीवाणुओं में कोशिका भित्ति की उपस्थिति के कारण पादप जगत के अंतर्गत इनको सम्मिलित किया गया। अगर आप वर्गीकरण पढ़ते हैं, क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं और एक जगत से लेकर के द्विनाम पद्धति से लेकर के 5 जगत वर्गीकरण तक हुइटेगर का पढ़ते हैं तो वहां आपको संपूर्ण जानकारी मिलेगी। तो पादप जगत के अंतर्गत भित्ति की उपस्थिति के कारण इनको रखा जाता है। उसके बाद केंद्रक कला व कोशिकांग अनुपस्थित पाए जाते हैं। ना तो केंद्रक कला पाई जाती है दोस्तों, ना ही कोशिकांग पाए जाते हैं। जैसे मैं कह दूं क्लोरोप्लास्ट है या माइटोकॉन्ड्रिया है या अन्य प्रकार के जो कोशिकांग हैं वो नहीं पाए जाते। ये मैं बताऊंगा जब आपको जीवाणु कोशिका का डायग्राम बना करके उसके बारे में बताऊंगा, संपूर्ण व्याख्या करूंगा। तो मैं बताऊंगा कि जैसे माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का पावर हाउस श्वसनांग कहलाता है और सभी प्राणियों में श्वसन की मुख्य इकाई मानी जाती है, तो फिर जीवाणुओं में श्वसन किस प्रकार से होता है। तो एक संरचना होती है, वो मैं बताऊंगा आपको, मीजोसोम नामक संरचना होती है जो इस कार्य को संचालित करता है। वो जब स्ट्रक्चर बनाऊंगा तब बताऊंगा। तो केंद्रक कला व कोशिकांग क्या होते हैं? अनुपस्थित होते हैं। कितने प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं? तो 70 प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं, क्योंकि 2 प्रकार के राइबोसोम होते हैं, 70 प्रकार और 80 प्रकार। तो यहां दिख रहा है प्रोकैरियोटिक में 70 प्रकार, तो यूकैरियोटिक कोशिकाओं में क्या पाया जाएगा दोस्तों? 80 प्रकार के राइबोसोम पाए जाएंगे। तो यहां 70 प्रकार के राइबोसोम्स हैं। जनन द्विविभाजन द्वारा, किसके द्वारा? जनन द्विविभाजन द्वारा असूत्री। अच्छा, ये द्विविभाजन असूत्री क्या है? तो सबसे पहले सुने, ये भी मैं कोशिका के टॉपिक में बता चुका हूं, समसूत्री, अर्धसूत्री, असूत्री, तीनों विभाजन के बारे में पूर्व में बता चुका हूं। वीडियोस अपलोड हैं, आप जाकर के कोशिका बड़े से बड़े जो एग्जाम के लिए तैयारी कर रहा है, संपूर्ण कोशिका की कंटेंट बेहतरीन जानकारी के साथ वीडियो अपलोड है। जबकि बता दूं असूत्री विभाजन, मात्र कोशिका का केंद्रक जो होता है वो 2 भागों में सीधे विभक्त होता है और बाद में कोशिका द्रव्य में संकुचन और कोशिका द्रव्य भी बढ़ जाता है। तो इसे हम क्या कह देते हैं? असूत्री विभाजन कह देते हैं। पुनः रिपीट करता हूं दोस्तों कि मात्र कोशिका का केंद्रक 2 भागों में सीधे विभक्त हो जाता है, बट जाता है और बाद में कोशिका द्रव्य में क्या होता है दोस्तों? संकुचन, और कोशिका द्रव्य भी क्या होता है? सिकुड़ने के कारण बट जाता है। अब होता किसमें है ये? तो जीवाणु में। जीवाणु में ही नहीं, बीजीए, ब्लू ग्रीन एल्गी, नील हरी शैवाल में भी होता है, ईस्ट में भी होता है जो कवक है, और अमीबा यानी प्रोटोजोआ में भी इस प्रकार का विभाजन दोस्तों पाया जाता है। उसके बाद बात आती है कि जीवाणुओं का आकार, हम आपकी बात करते हैं तो लंबाई 2 से 5 म्यू यानी माइक्रोन तक होती है। कितनी? लंबाई 2 से 5 म्यू यानी माइक्रोन तक होती है। कुछ 60 म्यू तक लंबे होते हैं, या फिर कह दूं 1 म्यू बराबर 0.001 mm। ये आकार है कुछ के लिए कि 60 म्यू माइक्रोन तक लंबे होते हैं, जिसे हम कह सकते हैं 1 म्यू बराबर 0.001 mm। सबसे कम लंबाई का जीवाणु इंपॉर्टेंट है डाइएलिस्टर न्यूमोसिस्टेंस, जिसकी लंबाई है 0.15 म्यू से 0.3 म्यू। ठीक है, ये लंबाई बताई गई है। उसके बाद
अधिकतम लंबाई वाला जीवाणु कौन सा है जबकि ये सबसे कम वाला है? स्पाइरलम वॉलुटेंस। ध्यान देंगे, इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही क्वेश्चन दोस्तों निकल करके आते हैं कंपटीशन में और बेहतरीन क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे कम लंबाई वाला जीवाणु है डाइएलिस्टर न्यूमोसिस्टेंस जो 0.15 म्यू से 0.3 म्यू है, जबकि अधिकतम लंबाई वाला जीवाणु दोस्तों आपका क्या है? स्पाइरलम वॉलुटेंस है, 15 म्यू माइक्रोन का है। सबसे बड़ा जीवाणु वेजियाटोवा, ठीक है, मिराबिलिस, वेजियाटोवा मिराबिलिस सबसे बड़ा जीवाणु है। अब यहां पर हम बात करने वाले हैं कि रोचक तथ्यों में, तो सबसे पहले नाइट्रोजन का स्थिरीकरण बीजीए यानी नील हरित शैवाल साइनोबैक्टीरिया मींस एनाबिना है, नॉस्टॉक है, ये नील हरित शैवाल है जो वायुमंडल की मुक्त नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, जिसका परिवर्तन बाद में नाइट्रेट के रूप में होता है और पौधे उसको प्राप्त करते हैं। उसके बाद जीवाणुओं का कृत्रिम संवर्धन किसने किया? तो इसी वैज्ञानिक ने किया जिसको आधुनिक जीवाणु विज्ञान का जनक कहा जाता है, जिसका नाम है रॉबर्ट कोच। इसने कृत्रिम रूप से संवर्धन किया किसका? जीवाणुओं का। सबसे पहले जीवाणुओं में लैंगिक जनन की खोज लेडरबर्ग व टाटम द्वारा की गई। जीवाणुओं में लैंगिक जनन की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की खोज किसके द्वारा? लेडरबर्ग व टाटम के द्वारा की गई। अब प्रश्न यह बनता है कि जीवाणुओं में लैंगिक जनन होता कैसे है? तो सुन लें, स्पष्ट युग्मकों के संलयन द्वारा नहीं होता है। ध्यान दें पुनः मेरी बात पर कि जीवाणुओं में लैंगिक जनन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो होता है, लेकिन स्पष्ट युग्मकों का संलयन नहीं होता। फिर होता क्या है? लैंगिक जनन को संयुग्मन, रूपांतरण व पारक्रमण द्वारा व्यक्त किया जाता है। किसके द्वारा? संयुग्मन द्वारा, रूपांतरण द्वारा या फिर पारक्रमण द्वारा क्या किया जाता है? व्यक्त किया जाता है। ये ध्यान रखेंगे सभी लोग। और लैंगिक जनन की खोज करने वाले वैज्ञानिक लेडरबर्ग और टाटम द्वारा है। भोजन विषाक्तता यानी भोजन कौन खराब करता है? भोजन को नष्ट कौन करता है? सड़ा कौन देता है? तो क्लास्ट्रीडियम बाटुलिनम नामक बैक्टीरिया जो होता है वो भोजन को संदूषित कर देता है, और अगर ऐसे भोजन का उपभोग किया जाता है सामान्य व्यक्तियों के द्वारा तो बीमार हो जाते हैं। हैजा, दस्त, उल्टी या कई प्रकार से डिहाइड्रेट होने के कारण मृत्यु भी हो जाती है। इसलिए हमें संदूषित भोजन का उपभोग नहीं करना चाहिए। भोजन ढका हुआ हो, ताजा हो, उसी भोजन का उपभोग करना चाहिए। मनुष्य के हाथ का जीवाणु कौन सा है? एस्चेरिचिया कोली, जिसे ई कोलाई, एस्चेरिचिया कोलाई भी कहते हैं, उसे यहां एस्चेरिचिया कोलाई लिखा गया है, या सामान्य रूप से ई कोलाई भी कहा जाता है। दोस्तों, दूध को खराब या दही में परिवर्तित कौन करता है? तो लैक्टोबैसिलस प्रजातियां करती हैं। तो एक रासायनिक परिवर्तन है जो दूध दही में परिवर्तित हो जाता है। तो इस तरह से साथियों आज जीवाणु के बारे में सामान्य परिचय था, पार्ट फर्स्ट था। अभी संपूर्ण जानकारी जीवाणु की दूंगा, जो 2 से 3 पार्ट में वीडियो आएंगे, जिसमें आपको जीवाणु की सेल बना करके बताऊंगा और कैसे किस प्रकार से जीवाणु जो है हमें बीमार करते हैं या किस प्रकार से फायदेमंद हैं। तो साथियों आज यहीं तक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेकर के। तब तक के लिए सबको नमस्कार, धन्यवाद। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।